नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि की वक्र अवस्था के बारे में। 17 जून 2023 रात्रि को 10:48 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्र अवस्था में चले जाएंगे। यानी कि अपनी कक्षाएं में अब तक वो आगे बढ़ रहे थे। 17 जून रात्रि 10:48 के बाद वह अपने ऑर्बिट पर पीछे की तरफ चलना शुरू करेंगे। जब शनिदेव अपने कक्षा में अपने ऑर्बिट पर पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं तो इसको वक्री कहते हैं कि शनिदेव वक्री हो गए हैं और अब वह अपने आगे की यात्रा नहीं करेंगे बल्कि पीछे की तरफ चलेंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि शनिदेव कर्म फलदाता है और शनिदेव को कर्म फलदाता भी कहा गया है क्योंकि शनिदेव सभी जातक को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। अब सब बकरी के नाम से डर जाते हैं कि कहीं शनिदेव बकरी हो गए तो हमारा क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। मित्रों, बकरी के नाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब शनिदेव बकरी अवस्था में होते हैं तो हाँ, ताकतवर ज़रूर हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं और प्रभावशाली भी हो जाते हैं। शनिदेव का जो प्रभाव होता है वो बकरी अवस्था में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। शनि महाराज किसी एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहते हैं। शनिदेव का जब संचार होता है तो वह एक ही राशि पर 2.5 वर्ष लगाते हैं। इस तरह से 12 राशि का संचरण करने में लगभग 30 वर्ष पूरा कर देते हैं। जब शनिदेव एक राशि पर 2.5 वर्ष रहते हैं तो इसको ढैया कहा जाता है। और जब शनिदेव का 7.5 होता है, 7.5 वर्ष का, देखिए ढैया जैसे अब शनिदेव कुंभ राशि में तो एक घर पीछे और एक घर आगे, यानी 2.5 वर्ष जैसे कुंभ राशि में तो मकर का 2.5 वर्ष, कुंभ का 2.5 वर्ष और मीन का 2.5 वर्ष, ये तीनों मिलाकर 7.5 होता है। 7.5 वर्ष का समय होता है जिसको 7.5 भी कहा जाता है। तो कुंभ राशि पर और मकर राशि पर और अभी मीन राशि पर शनिदेव महाराज का प्रभाव ज़्यादा दिखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस तरह से संचार करने में लगभग 30 वर्ष लग जाता है। तो किसी भी मनुष्य या जातक पर शनिदेव का संचार या ढैया या 7.5 एक जीवन में एक ही बार आता है क्योंकि जब तक दोबारा आएगा 30 वर्ष बीत जाएगा। 30 वर्ष बीतने बाद वह 60 का हो जाए, 75 का हो जाए या 80 का हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए बुढ़ापे अवस्था में जब 7.5 आता है तो कुछ ज़्यादा ही कष्टदायक होता है। ज़्यादातर केसों में यह देखने को मिलता है कि 7.5 जीवन में एक ही बार आता है, दोबारा आता ही नहीं। यदि 7.5 जीवन में दोबारा आ गया तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन बड़ा दुर्लभ होता है, संघर्षमय हो जाता है क्योंकि यह 60 क्रॉस करने के बाद ही आता है। 65 में आए, चाहे 70 में आए, 75 में आए, जब भी आए तो ये 60 क्रॉस करने के बाद आता है और यह 7.5 बड़ा संघर्षदायक होता है क्योंकि ऐसी अवस्था में एक तो शरीर काम नहीं करता, आदमी का मन भ्रमित हो जाता है, मन एकाग्रचित्त नहीं हो पाता, किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाता, बच्चों में अनबन हो जाता है। चलिए ये किसी और वीडियो में बात करेंगे कि जब शनिदेव का दूसरा 7.5 या ढैया आता है तो क्या प्रभाव पड़ता है शनिदेव का दूसरे 7.5 पर। आज हम बात करेंगे शनि की वक्री अवस्था के बारे में और वक्री अवस्था का 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि वालों के लिए। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में 11वें घर में हो रहा है और 11वें घर को आय का भाव भी कहा जाता है, आय का घर कहा जाता है। तो मेष राशि वालों, अब तक आपके जितने भी कहीं पैसे फंसे हुए थे, पैसे का कहीं से आना था लेकिन वो आ नहीं पाया था अब तक, तो इस बकरी काल में अवश्य ही आपके पास पैसे आएंगे। मित्रों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह बकरी काल शनिदेव का 140 दिन के लिए हो रहा है, जो 4 नवंबर 2023 को शनिदेव फिर पुनः अपनी स्वतः राशि पर आ जाएंगे। राशि पर तो है ही, बकरी अवस्था से निकलकर
मूल त्रिकोण के राशि पर आगे बढ़ने का कार्य प्रारंभ करेंगे। शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है और मूल त्रिकोण राशि में जब शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करता है तो और 11वें स्थान पे गोचर करते हैं तो यह गोचर धन संबंधित बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे केस में मेष राशि वालों के लिए जो कमाई का जो जरिया है वो बढ़ जाएगा, कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, प्रभावित अच्छा फल मिलेगा। सभी प्रकार से यदि कहा जाए तो अच्छा है यह वक्री अवस्था मेष राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा, अगर देखिए किसी भी चीज़ का यदि अच्छा है तो उसका बुराई भी है। अब शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ शुभ फल देते हैं, लेकिन जहाँ शनिदेव की दृष्टि होते हैं वहाँ उनकी दृष्टि मारक का कार्य करता है। कुदृष्टि होता है शनिदेव का, शुभ दृष्टि कभी नहीं होता, कुदृष्टि होता है। और यह कुदृष्टि शनिदेव का 11वें घर में बैठकर एक तो लग्न में पड़ता है, दूसरा 5वें घर में पड़ता है और तीसरा अष्टम भाव में पड़ता है। तो अष्टम भाव में पड़ने के दृष्टि होने कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शारीरिक समस्या लग सकता है, क्योंकि यह राहु के नक्षत्र में है और शतभिषा नक्षत्र पर अभी गोचर करेंगे शनिदेव। तो कुछ ना कुछ शस्य योग बना है, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या अवश्य आएगा। जैसे संतान संबंधित समस्या हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकता है। तो ऐसे इन समस्याओं का निदान करने के लिए आप पवन सुत के शरण में जाए, हनुमान जी के शरण में जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करें और छोटा सा उपाय करें। शनिदेव को जो है एक पान का बीरा चढ़ाए, लगा हुआ मीठा पान चढ़ाए। इससे शनिदेव हनुमान पवन देव खुश हो जाएंगे और शनिदेव का जो प्रभाव है इस गोचर का वो नुकसानदायक ना हो करके आपके जो फल मिलने वाले हैं, आपको जो कमाई प्रभावित होने वाला है, आपके पास जो पैसे आने वाले तो वो ज़्यादा कर गए, कहीं भी रुकावट ना दिखने को मिले आपको। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले को। तो मित्रों वृषभ राशि वालों के लिए गोचर नवमेश और दशमेश होकर दशम भाव में हो रहा है। शनिदेव दशम भाव में बैठे हैं, लेकिन शनिदेव दशम भाव में होकर शनिदेव कर्म के क्षेत्र को तो बढ़ाएंगे, लेकिन वहीं पर माता शनबन, पत्नी शनबन और शनिदेव की जो 3 दृष्टि है उसमें से तीसरी दृष्टि द्वादश स्थान पर है, 7वीं दृष्टि चौथे घर में और 10वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर है। तो सप्तम स्थान पर दृष्टि होने का कारण कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र में अनबन आना। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, 2 लोगों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नुकसान देखना मिल जाए। पार्टनरशिप में नुकसान हो सकता है, कार्य क्षेत्र में नुकसान नहीं होगा। आप जिस फील्ड में है उस फील्ड में आपको बढ़ोतरी तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आप संभल कर रहिए कि किसी भी चीज़ में आँख बंद करके इन्वेस्ट मत करना। यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस समय हो सकता है कि आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो कृपया आपके लिए यही सलाह है कि आप सोच समझकर इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मित्रों मिथुन राशि वालों के लिए गोचर एक तो अष्टमेश है और दूसरा नवमेश है। अष्टमेश और नवमेश होकर गोचर नवम भाव में हो रहा है। तो ये भाइयों में भाग्य में थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकता है। किसी भी कार्य होना था वो तो देर से हो सकता है, क्योंकि जब शनिदेव भाग्य भाव में बैठता है तो भाग्य में कमी लाता है। नवम भाव में कभी बैठकर शनिदेव भाग्य को प्रबल नहीं करते, भाग्य भाव में कमी कर देते। वैसे तो मूल त्रिकोण में ऐसा नहीं है कि आपका कोई कार्य नहीं बनेगा, कार्य तो अवश्य बनेगा और आपका सभी प्रकार के कार्य अवश्य पूर्ण होंगे, लेकिन शनै ही शनै धीरे धीरे होगा। एक साथ आप चाहकर भी नहीं कर सकते, लेकिन होगा अवश्य। आपको इस समय कहीं यात्रा करना पड़ सकता है, चाहे वो जॉब संबंधित हो, चाहे धार्मिक यात्रा हो, चाहे तीर्थ स्थल पर यात्रा करना हो, यात्रा आपको अवश्य करना पड़ेगा। इस समय आपके जीवन में किसी ऐसे महापुरुष का आगमन हो सकता है। आपके गुरु जो होंगे ये उनका आगमन हो सकता है। आप दीक्षा ले सकते हैं इस समय में। आप यदि बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि मैं जॉब चेंज करूंगा या मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो चेंज हो जाए, बदल जाए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा योग बन रहा है मिथुन राशि वालों के लिए कि आपका जॉब प्रोफाइल चेंज हो सकता है।
यदि भाग्य में रुकावट आपको देखने को मिल सकता है, आपको लगे कि भाग्यवश मेरा कुछ काम रुक रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो आप पवन सुत के शरण में जाए, हनुमान जी के शरण में जाए और उनसे प्रार्थना करें, उनसे कृपा करने के लिए उनको पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें और आपके कार्य में तेजी आए। इसीलिए आप प्रत्येक शनिवार को या तो सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त से पहले शनिदेव के मंदिर में जाकर शनि चालीसा की पाठ अवश्य करें। देखिए, शनि चालीसा का पाठ तभी शुभ फलदायक होता है जब वो सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले किया जाए। यदि आप सूर्योदय में करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। यदि 90% बात किया जाए तो आपको सूर्यास्त या मतलब सूर्योदय के समय यदि आप पाठ करते हैं, जब दिन में करते हैं शनि चालीसा का पाठ, तो आपको माइनर यानी 10% ही आपको लाभ मिल सकता है, ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो किसी परिया को छाया दान करें, कुछ दक्षिणा दें, उनको काले कंबल का दान करें। इससे आपके जो जॉब प्रोफाइल या भाग्य में कमी देखने को मिल रहा है वो अवश्य आगे बढ़ेगा। मित्रों, अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। यदि कर्क राशि वालों की देखा जाए तो मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर एक तो सप्तमेश है और दूसरा अष्टमेश है। सप्तमेश और अष्टमेश का गोचर भी अष्टम भाव में ही हो रहा है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव कभी भी कारक ग्रह नहीं होते, और जो कारक ग्रह नहीं होते हैं वो चाहे आप लग्न राशि से देखें या चंद्र राशि से देखें या नाम राशि से देखें, वो नुकसानदायक होता है। लेकिन शनिदेव का गोचर वैसे भी अष्टम भाव में नुकसानदायक होता है। अष्टम भाव में जब भी गोचर करता है शनिदेव नुकसान ही करता है ज़्यादातर केसों में। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए मकर सप्तमेश भी, और सप्तमेश अपने से द्वादश स्थान में जाकर बैठ गया है, अष्टम भाव में जाकर बैठ गया है, तो ऐसे में वैधव्य योग का निर्माण करता है। कहीं ना कहीं आपको पार्टनर से क्लेश हो सकता है। पार्टनरशिप में यदि आप किसी भी कार्य को आरंभ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इस समय नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं शनिदेव की दृष्टि की बात करें तो शनिदेव की 3 प्रकार की दृष्टि है। उसमें से जो तीसरी दृष्टि है वह 10वें घर पर है। तो शनिदेव के जब 10वें घर पर दृष्टि पड़ रहा है तो हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में कुछ अनबन देखने को मिल जाए। आपके पिता से जो मधुर संबंध था वो संबंध हो सकता है कि थोड़ा सा करवाहट में बदल जाए। वहीं शनिदेव 8वें घर में बैठकर 7वें घर को भी दूसरे घर को भी देख रहा है। अब दूसरे घर को कुटुंब भाव भी कहते हैं, धन भाव भी कहते हैं, और यदि और वाक्य भाव भी कहते हैं। दूसरे घर से हम अपने वाक्य शक्ति को भी देखते हैं। तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि दूसरे घर पे होने से आपकी वाक्य में वाणी में करवाहट आ सकता है, और इस करवाहट के कारण आपके थोड़ा बहुत जो कार्य बनेंगे भी इस गोचर काल में वह बिगड़ जाएगा। तो मेरा सलाह यही है कि कृपया आप अपनी वाणी को बोलने से पहले तोल कर बोले कि आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है और किस स्थान पर बोलना है। इस 3 प्रकार के वाक्य शक्ति को यदि आप प्रयोग करते हैं, क्या मैं कितना बोलना है, क्यों बोलना है और कैसे बोलना है, तो आपके कार्य तो बनेंगे। आपकी जो करवाहट लोगों में पैदा होगी वह करवाहट नहीं हो पैदा होगी, और आपका इस वक्र काल में भी आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा यदि आप वाक्य शक्ति पे कंट्रोल करते हैं तो। क्योंकि शनिदेव यहीं पर दृष्टि होने के कारण, शनिदेव की दृष्टि होने के कारण आपके धन भाव में थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकता है। आपके यदि कोई कार्य होगा तो उस कार्य में अड़चन देखने को मिल सकता है। भाई बंधु में, आपको रिश्ते नातेदारों में हो सकता है कि करवाहट पैदा हो जाए। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात किया जाए तो 8वें घर से, यह शनिदेव पंचम स्थान को भी देख रहा है 10वीं दृष्टि से। तो पंचम स्थान संतान भाव का होता है, विद्या भाव का होता है। तो हो ना हो कहीं आपके संतान को इस समय विद्या में रुकावट आ जाए। वो यदि पढ़ाई क्षेत्र में आए तो उसको कहीं ना कहीं पढ़ाई में दिक्कत आ सकता है, या आपको इस संतान की तरफ से कुछ ना कुछ या किसी प्रकार से नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए यह सलाह है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और
हर शनिवार को इस वक्र काल में, जब तक शनिदेव वक्र है 140 दिन तक के लिए, यानी कि 4 नवंबर 2023 तक के लिए आप छाया का दान करें। एक लोहा की कटोरी ले, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालें, थोड़ा सा 2-4 रुपये या 5 रुपये अवश्य डालें। उसमें अपना शक्ल ऐसे देख करके किसी परिया को, जो शनि देव के दान मांगने के लिए आता है, उसमें जो हिंदू हो उनको अवश्य देना चाहिए। यदि आप इस कार्य को करते हैं और उसको पहनने के लिए आप काला जूता या काला चप्पल देते हैं, काला कंबल की दान करते हैं, तो आपके जो निगेटिविटी है, आपके अंदर जो ऋणात्मकता बढ़ता हुआ था, वो कम हो जाएगा और पवन सुत हनुमान बालाजी सरकार आपके सभी कार्य को पूर्ण करेंगे। आप 140 दिन तक के लिए कम से कम बालाजी के शरण में अवश्य रहें और बालाजी से अगर हो सके तो आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। अब बात करते हैं